एपिसोड 256। इतना कहकर दोनों रुके और आपने दादाजी को देखा जो अपनी आंखें छोटी किए उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर दक्ष और नव्या दोनों घबरा गए। वो झूठी स्माइल करते हुए बोले, सॉरी दादाजी, मुंह से निकल गया। वहीं दादी माँ मुंह बनाते हुए बोली, आप मेरे पोता पोती को क्यों अपनी आंखें छोटी करके डरा रहे हो? ऐसे भी क्या गलत कह दिया उन दोनों ने? अब आगे, पिछली बार जब वो आए तब भी हंगामा करके गई थी। ऊपर से मोक्ष उसे जरा भी पसंद नहीं करता है। पिछली बार भी उसने मेरे पूत की लाइफ में इंटरफियर करने की कोशिश की थी, जिस वजह से मोक्ष आपने विला में रहने लगा था। पर इस बार अगर आपकी उस पागल बहन ने यहाँ कोई तमाशा किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि उस बार बात अलग थी, पर इस बार मेरी प्यारी पोता बहू यहाँ है और वो प्रेग्नेंट भी है, मुझे उसकी ख्याल रखना है। उन्होंने ईशानी को देखकर प्यार से बोली। वहीं ईशानी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर वो इतना तो समझ गई कि कोई ऐसा आने वाला है जिसे दादी माँ, दक्ष और नव्या भी पसंद नहीं करते हैं। वहीं कल्पना जी, अखिलेश जी चुप बैठे हुए थे। वो अपने मोम डैड की झगड़े के बीच में बिल्कुल भी नहीं आने वाले थे, वरना क्या पता दोनों उन पर ही गुस्सा हो जाए। अगर उसने इस बार कुछ कहा और मेरी बच्ची के लिए कोई परेशानी खड़ी की और मेरा पोता मेरी बच्ची को अगर यहाँ से ले गया, तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो यहाँ कभी नहीं आएगी। और ये बात सिर्फ मैं धमकी देने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ। दादी माँ ने फिर से चिढ़ते हुए कहा, मुझे अपनी पोता बहू से दूर नहीं रहना। अगर वो यहाँ से चली गई तो उसकी ख्याल कौन रखेगा? इसलिए उसके आते ही आप उसे बता देना कि वो अगर आई है तो चुपचाप रहे और चुपचाप यहाँ से चली जाए, और मेरे पोते की लाइफ में इस बात इंटरफियर करने की कोशिश भी ना करे, वरना आपके वजह से इस बार वो रुकेगा नहीं। कनक जी की बात और धमकी सुनकर नरेंद्र जी में अपना सिर ही पीट किया। उनकी बीबी अब उन्हें धमकी दे रही है। अरे तुम मुझसे इतना क्यों चिढ़ रही हो मेरी प्यारी बीबी? अब मोक्ष की शादी हो चुकी है, अब वो ऐसा कोई हंगामा नहीं करेगी। मैं उसे समझा दूंगा, इसलिए तुम गुस्सा मत करो। और मोक्ष और ईशानी भी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। तुम सब जानते हो ना, उसकी डैड ने हम पर एक एहसान किया था हमारी जान बचाकर, तो मैं जया के लिए कैसे ज्यादा कठोर हो सकता था। दरअसल जया जी के डैड ने एक बार नरेंद्र जी की जान बचाया था, उसके बाद से वो उनके एहसानमंद थे। जब नरेंद्र जी के डैड जिंदा थे तब उन्होंने जया को अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया था। इस हिसाब से जया नरेंद्र जी की बहन बन गई थी। सुरेश जी की मौत के बाद नरेंद्र जी के डैड ने जया की जिम्मेदारी नरेंद्र जी को दिया था, इसलिए वो चाहकर भी जया की किसी बात को टाल नहीं पाते थे। नरेंद्र जी उन्हें समझाते हुए बोले, मैं मानता हूं वो थोड़ा ज्यादा बोल देती है, पर वो दिल से बुरी नहीं है। ईशानी और बाकी सब उनकी झगड़े को देख रहे थे। उन सबको हंसी आ रही थी। नव्या दक्ष के कान में बोली, भाई अगर चुड़ैल बुआ दादी आ रही है तो आपने साथ वो उस डायन को भी जरूर लेकर आएगी देखना। ऐसे भी दोनों को कोई काम नहीं है, सिर्फ आपने रिलेटिव के घर फायदा उठाने के लिए ही पहुंच जाते हैं हमेशा। हाँ, पर इस बार भावी है, हम उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे, दक्ष ने टेडी स्माइल करते हुए कहा। तभी मोक्ष बाहर से आते हुए बोला, तो क्या आपका अभी तक एहसान चुकाना खत्म नहीं हुआ जो वो औरत फिर से यहाँ आ रही है? इस बार क्या चाहिए उन्हें? कोई महंगी विला, या आपने नकारा पति और नकारा बेटे की किसी बिजनेस से मदद, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, या फिर पैसा? ज्यादातर वो यही सब लेने के लिए ही आती है ना। ऐसे उस एक एहसान के बदले आपको नहीं लगता कि आपने बहुत कुछ ज्यादा ही दे दिया है उनकी फैमिली को? उसकी बात सुनकर नरेंद्र थोड़े गंभीर होकर बोले, मोक्ष वो तुम्हारी बुआ दादी है, तुम उसे ऐसे नहीं बोल सकते। सॉरी दादाजी, मेरी कोई बुआ दादी नहीं है, उनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है और ना ही कोई खून का रिश्ता है। आपको उनसे रिश्ता निभाना है तो निभाए, पर मुझसे आप इस बार कोई भी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं किसी भी मामले में अब उनकी फैमिली की मदद करूंगा। और उन्हें वार्न कर दीजिएगा कि जब तक यहाँ है मेरी बीबी से दूर रहे, वरना मैं उन्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। और आपको भी पता है मेरी दी हुई सजा आसान तो नहीं होगी। इतना कहकर वो सोफे के पास जाकर सोफे पर बैठी हुई ईशानी को आराम से अपनी गोद में उठा लिया और जाते हुए बोला, रूम में कुछ हेल्थी डिशेज भिजवा देना। वहीं मोक्ष की धमकी सुनकर दादाजी हैरान और थोड़ा गुस्सा हो गए। मेरा ये नालायक पोता, क्या ये अभी अभी मुझे धमकी देकर गया है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? वहीं दक्ष और नव्या अपनी मुंह पर हाथ रख के हंस रहे थे। उन्हें अपने भाई की ये धमकी और बोलने का अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आया था। वहीं अखिलेश जी और कल्पना जी को भी हंसी आ रही थी। उनका बेटा हमेशा से ऐसे ही धमकी देता था। वो तो कई बार अखिलेश जी को बात बात पर धमकी दे देता था। दादाजी का भी यही हाल था। वहीं दादी माँ तो खुश थी और हंसते हुए बोली, क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरे पोते ने जो कहा एकदम सही था। मुझे तो अपने पोते पर गर्व है, देखो तो उसने आपको कैसे गुस्सा दिला दिया है। वहीं अपनी बीवी की बात सुनकर नरेंद्र जी ने गुस्से से अपना सिर हिला दिया, पर वो कुछ नहीं कह सकते थे। उनकी बीवी और पोता ये दोनों ही थे घर में जिन्हें वो कुछ नहीं कह पाते थे। वहीं मोक्ष ईशानी को रूम में लेकर सोफे पर बिठा दिया। तभी ईशानी की नजर रूम पर पड़ी, जहां मोक्ष और उसकी पेंटिंग के पास
इस वक्त वॉल में और भी फोटो और पेंटिंग थी जिस दिन उन दोनों ने कोर्ट मैरिज किया था। उस दिन की और डिनर की और कई सारी फोटोज थी जिसमें वो और मोक्ष बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये फोटो तो कुछ घंटे पहले यहाँ नहीं थी। इसका मतलब जितनी देर वो नीचे थी उसी वक्त ये सब लगाया गया है। बीबी, क्या तुम्हें पसंद आया? मोक्ष ने ईशानी की गर्दन और कॉलर बोन को चूमते हुए पूछा। ईशानी एक पल के लिए सहर गई, फिर खुद को संभालने हुए बोली, हाँ, पर ये सब तुमने कब लगाया? उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका डेविल हब भी ऐसा कुछ करेगा। जब तुम नीचे थी और जब भी तुम उठोई तो सबसे पहले मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने होगा, ताकि मेरी बेटी मुझे पहले से ही पहचान जाए और उसके अंदर हम दोनों की सभी क्वालिटीज होगा। उसकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, और हब भी ये तुम्हें कैसे पता कि बेबी गर्ल होगा? बेबी बॉय भी तो हो सकता है। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। वो दांत पीसते हुए बोला, क्योंकि मेरे सिवा कोई भी लड़का तुम्हारी करीब आए ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है बीबी। वो मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो। अगर बेटी हुई तो मैं अपनी प्रिंसेस को दुनिया से छुपा कर रखूंगा। अगर बेबी बॉय हुआ तो मैं उसे मैनर्स सिखाऊंगा ताकि वो कभी हम दोनों को डिस्टर्ब ना करे और एक अच्छा बच्चा बनकर रहे। उसकी बात सुनकर ईशानी हैरान हो गई और आंखें सिकोड़ते हुए बोली, मेरा बेटा अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है और अभी से तुम उसे मैनर्स सीखना चाहते हो और मुझसे मेरे बेटे को दूर रखना चाहते हो? तुम अपने खुद के बेटे से कैसे जल सकते हो मोक्ष? ये कहकर वो गुस्से से मोक्ष को घूरने लगी। अपनी प्यारी बीबी को इतने गुस्से में देखकर मोक्ष तो और भी चिढ़ गया और मन ही मन बोला, ये बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, पर अभी से मेरी बीबी इसके लिए मुझसे लड़ रही है और आज कितने दिन बाद फिर से मेरी बीबी ने मुझे हब्बी के बदले मोक्ष कहा। ये सब इस बच्चे के कारण हो रही है। एक बार तू बस बाहर आ जा, फिर मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसे भी आपने होने वाले बच्चे से प्यार था, पर वो अपने बच्चे से बस जल रहा था कि उसके आने के बाद उसकी बीबी उसे बिल्कुल टाइम नहीं देगी। अब तो वो सोच रहा था उसकी 2-4 बेटी हो जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बेटे की टाइम निकल जाए और वो उसकी बीवी को परेशान ही ना कर पाए। वो अपने चिड़चिड़ापन को दबाते हुए बोला, मैं क्यों जलूंगा, वो भी आपने ही बेटे से। क्या वो मुझसे मुकाबला कर सकता है? मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, वो तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, मोक्ष ने घमंड से कहा। मैं तो बस के रहा था मेरी एक प्रिंसेस हो। बेटियां अपने डैड को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, मोक्ष ने सोचते हुए कहा। उसके दिमाग में तो यही था कि अगर बेटी हुई तो वो उसे ही ज्यादा प्यार करेगी और उसकी बीवी की ज्यादा टाइम नहीं लेगी। उसकी प्रिंसेस सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और समझदार पैदा होगी। उसकी बीवी और उसकी तरह तो कितना अच्छा होगा। वो तुरंत समझ जाएगी कि डैड और मोम की क्वालिटी टाइम में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर बेटा तो मोम से ज्यादा प्यार करती है, तो इसका मतलब ये है कि उनका बेटा हमेशा उसकी बीवी से चिपका रहेगा, तो वो अपनी बीवी को प्यार जब करेगा। तो ईशानी ने सिर पीट लिया, ही भगवान, ये आदमी क्या, इसे आपने ही होने वाले बच्चे से इतना जलना चाहिए? भला उनका बेटा आपने ही डैड के साथ मुकाबला क्यों करेगा? अब उसे मोक्ष को समझाना दीवार पर सिर मारने जैसा मुश्किल लग रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले डोर नॉक हुआ और एक मेड अपनी हाथों में खाना लिए बाहर खड़ी थी, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकती थी। एक ताई ही थी जिन्हें मोक्ष के रूम में जाने की परमिशन थी, पर ताई मोक्ष के प्राइवेट विला में रह रही थी इस वक्त। अब काका ही सिर्फ मोक्ष के रूम को क्लीन करने आते थे। मोक्ष ने जाने को बोला तो वो सर्वेंट वहां से चली गई और मोक्ष खुद जाकर ट्रॉली को अंदर ले आया। उसने सब कुछ हेल्थी खाना ही था, वेजिटेबल सूप, मिक्स वेज और कुछ डिशेज। मोक्ष उन डिशेज को देखकर सिर हिला दिया और ईशानी को अपने हाथ से ही खिलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट जेट एक बड़े से विला के टॉप पर उतरा। नीचे खड़े गार्ड्स जल्दी ऊपर की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर में सभी गार्ड्स ऊपर पहुंच गए और स्ट्रेट खड़े हो गए। जेट का गेट खुला और निकोल बाहर निकला। उसके बाद पारस बाहर निकला। उसे देखकर सभी गार्ड्स झुक गए और ग्रिट करने लगे। थोड़ी देर में पारस अपने रूम में आ गया। उसका रूम भी उसकी टेस्ट को मैच कर रहा था, पूरी तरह से ब्लैक और उसकी वॉल पर अजीब अजीब पेंटिंग। निकोल नीचे चला गया और हॉल में पारस का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद पारस नीचे आया और सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और उन गार्ड्स को घूरते हुए बोला, कोई खबर मिली? उसके इस सवाल से वो गार्ड्स का हेड थोड़ा डर गया। बॉस, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर हमें अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। हम जल्द से जल्द पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी निकोल अपने फोन में कुछ देखते हुए बोला, बॉस, सिन्हा फैमिली भी एक्टिव हो गया है। खबर मिली है कि वो भी डॉक्टर ईशा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसने इतना ही बोला था कि उसके कान के पास से एक बांस गुजरा। अगर निकोल थोड़ा साइड नहीं होता तो उसके सिर फट जाता। वो राहत की सांस ले ही रहा था कि तभी एक एस्ट्रे उड़ते हुए उसके सिर पर लगा और उसकी माथे से खून बहने लगा। डॉक्टर ईशा नहीं, वो तुम्हारी लेडी बॉस है, इसलिए उसे मैडम या लेडी बॉस बोलो, समझ आया तुम्हें? पारस ने गुस्से से कहा। निकोल ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोला, जी जी बॉस, वो सिन्हा फैमिली के साथ साथ पटेल फैमिली भी भाभी को ढूंढने के लिए एक्टिव हो गए हैं।
इतना कहकर वो चुप हो गया। उसके सिर में दर्द हो रहा था। मन ही मन अब तक तो वो 100 गालियां दे चुका था, पर अफसोस उसे जुबान पर लाने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। वो मन ही मन पारस को कोसते हुए बोला, इस पागल को डॉक्टर ईशा कभी मिले ही ना। फिर आगे की बात सोचकर वो डर गया। अगर डॉक्टर ईशा उन्हें नहीं मिली तो ये आदमी मुझे ही जान से मार डालेगा। कहाँ फंस गया मैं। डॉक्टर ईशा मिली नहीं है, फिर भी अभी से उन्हें अपना बनाने की सपने देख रहे हैं। जैसे डॉक्टर ईशा अभी इनकी बाहों में आ जाएगी।